अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 9। जल्द ही राब्ता कायम हो गया और दूसरी तरफ से बड़े मुदबाना लहजे में कहा गया, अलगर्ब होटल। मैं प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ, दाऊद उल फित्री से बात करा दें। इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। ओह, 1 मिनट होल्ड कीजिए सर, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद लम्हों बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ही दाऊद की आवाज उभरी। दाऊद उल फित्री स्पीकिंग। प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूं, माल मिल गया है? इमरान ने कारोबारी अंदाज में पूछा। हाँ, मिल गया है, वो स्टोर में महफूज कर दिया गया है, दाऊद ने जवाब दिया। माल की पोजीशन क्या है? कोई आइटम डैमेज तो नहीं हुआ? इमरान ने पूछा। नहीं, माल बहुत अच्छी हालत में है। हमें खुशी है कि इस बार आपने अच्छा माल भेजा है, दाऊद ने जवाब दिया। शुक्रिया, हम तो आप जैसे कदरदानों के बिल पर ही जिंदा हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिंस ऑफ डम, मैं सोच रहा हूं कि होटल को माल सप्लाई करने वाले तमाम इदारों के एजाज में एक डिनर का बंदोबस्त करूं। आपका क्या ख्याल है? दाऊद की आवाज सुनाई दी। नेकी और पूछ पूछ जनाब, मगर क्या ये डिनर होटल में होगा? इमरान ने पूछा। नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि किसी प्राइवेट कोठी में इसका बंदोबस्त किया जाए। साइमन कॉलोनी में मेरे एक दोस्त की शानदार कोठी है, कोठी नंबर 5। वो जगह मुनासिब रहेगी, दाऊद ने जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ से दावतनामे का इंतजार करूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शुक्रिया, दावतनामा जल्द ही पहुंच जाएगा। अगर हो सके तो और माल भिजवा दो, दाऊद ने जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद शायद मैं इस पोजीशन में आ जाऊं कि आपको मजीद माल भिजवा सकूं। वैसे मैं देखूंगा कि कितनी जल्दी आपके ऑर्डर की तामील कर सकता हूं, इमरान ने जवाब दिया। ओके, दाऊद ने कहा। गुड बाय, इमरान ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। और फिर इमरान फोन बूथ से बाहर आ गया। जोसेफ बाहर फुटपाथ पर ही टहल रहा था। इमरान ने बाहर निकलते ही एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोका और फिर उसकी पिछली नशिस्त पर बैठते ही उसने ड्राइवर से साइमन कॉलोनी चलने के लिए कहा। जोसेफ आगे ड्राइवर के पास बैठ गया। टैक्सी मुख्तलिफ चेकिंग पोस्टों से गुजरती हुई थोड़ी देर बाद साइमन कॉलोनी में दाखिल हो गई। ये कॉलोनी बड़ी बड़ी कोठियों पर मुश्तमिल थी और यहाँ उम्राए तबका की रिहाइश थी। साइमन कॉलोनी के पहले चौराहे पर इमरान उतर गया और जब टैक्सी आगे जाकर एक मोड़ मुड़ गई तो इमरान ने कदम बढ़ाए और थोड़ी देर बाद वो 5 नंबर कोठी के गेट पर पहुंच गया। ये सुर्ख रंग की एक बहुत बड़ी कोठी थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे फाटक की जेली खिड़की से एक नौजवान बाहर आ गया। जी फरमाइए, नौजवान ने तेज लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। माइकल साहब से मिलना है, मुझे प्रिंस ऑफ डम कहते हैं, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। ओह, प्रिंस ऑफ डम, आइए, साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, नौजवान ने मुदबाना लहजे में कहा और फिर वापस खिड़की में दाखिल हो गया। इमरान और जोसेफ ने भी उसकी पैरवी की। नौजवान ने खिड़की को अंदर से बंद किया और फिर वो उनकी रहनुमाई करता हुआ तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। पोर्च में एक और बावर्दी शख्स खड़ा हुआ था। नौजवान ने इमरान का तारुफ उससे करवाया और इसने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने की दावत दी।
और फिर मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वे एक बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर चले जाइए, पावर्दी मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ हटते हुए कहा, और इमरान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अरे इमरान साहब, सफ्तर की आवाज सुनाई दी। अरे इमरान नहीं, अली इमरान कहो, क्यों मेरे नाम का हुलिया बिगाड़ रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो और जोसेफ इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे में सफ्तर के साथ जूलिया और कैप्टन शकील भी मौजूद थे। भाई कैसी रही मुहिम? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, बस मरते मरते बचे हैं, जूलिया ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ, कफन दफन के झंझट से तो निजात मिल गई, इमरान ने जवाब दिया, और जूलिया के सिवा सब हंस पड़े। थोड़ी देर तक आपस में गपशप होती रही, और सफ्तर ने यहां तक पहुंचने में पेश आने वाले तमाम हालात तफसील से बता दिए। मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम छोटे छोटे कामों में उलझ कर रह जाएं और बड़ा मकसद पूरा ही ना हो सके, इमरान ने कहा। अब ये आपको ही मालूम होगा कि ठोस कदम क्या है, कैप्टन शकील ने कहा। सुनो दोस्तों, इसराइल ने एटम बॉम्ब तैयार कर लिया है, और आजकल वो ऐसे मिसाइलों की तैयारी में मसरूफ है जो दूर दराज के निशानों तक इन एटम बॉम्ब्स को पहुंचा सकें। हमारा असल मकसद ये है कि हमने इस एटम बॉम्ब का फार्मूला हासिल करना है और इसराइल की खुफिया लेबोरेटरी उड़ानी है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, इमरान ने आवाज दबाकर बात करते हुए कहा। ओह, वाकई बहुत बड़ा मिशन है ये, सफ्तर ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ, अब तुम सब यहाँ एक दो रोज आराम करो, मैं इस दौरान इस लेबोरेटरी के मुतालिक बुनियादी मालूमात हासिल कर लूंगा, फिर मिलकर कोई प्रोग्राम बनाएंगे, इमरान ने कहा, और उन सब ने सर हिला दिए। रेड आर्मी का खौफनाक जासूस मेजर हैरिस एक लंबा तड़ंगा और ठोस जिस्म का मालिक नौजवान था। वो लड़ाई बढ़ाई के फन में ताक और बेखता निशाने का मालिक था। इंतहाई संगदिल और बेरहम शख्स था। वो जुबान हिलाने के बजाय रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाना ज्यादा आसान समझता था और इंतहाई जहानत और तेज रफ्तारी से काम करने का आदी था। रेड आर्मी के सरबराह कर्नल हेमरिक ने मुजरिमों की तलाश का काम मेजर हैरिस के जिम्मे लगाया और उसे ताकीद की कि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मुजरिमों का सुराग निकाले। GP5 से मुजरिमों के हुलिये की जो तफसील मालूम हो सकी थी वो उसे बता दी गई थी। मेजर हैरिस ने तमाम तफसीलात सुनने के बाद मुजरिमों की सरकोबी की हामी भर ली। मेजर, मैं तो जानता हूं कि तुम बेहद होशियार और ज़हीन हो, मगर इस बात को नोट कर लो कि मुजरिम इंतहाई खतरनाक और चालाक हैं, कर्नल हेमरिक ने मेजर हैरिस से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, मैं ख्याल रखूंगा, मेजर हैरिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों बाद उसकी स्याह रंग की छोटी मगर इंतहाई ताकतवर इंजन वाली कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई 23वीं शाहराह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मुजरिम इसी शाहराह पर गायब हुए थे और वो वहीं से अपनी तफ्तीश का आगाज करना चाहता था। 23वीं शाहराह पर पहुंचकर उसने एक साइड पर अपनी कार रोकी और फिर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखने के बाद उसकी नजरें होटल उल गर्ब के बड़े से बोर्ड पर जम गईं। उसे मालूम था कि कर्नल डेविड ने खुद अपनी निगरानी में इस होटल की तलाशी ली है, मगर उसका दिल न जाने क्यों मुतमिन नहीं हो रहा था। चुनाचे वो तेजी से होटल उल गर्ब की तरफ बढ़ता चला गया। होटल के मेन गेट में दाखिल होकर वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। वहां उस वक्त एक नौजवान खड़ा था। आज सुबह काउंटर पर किसकी ड्यूटी थी? मेजर हैरिस ने काउंटरमैन से पूछा। नाटो की। क्यों, क्या बात है?
नौजवान ने चौंक कर जवाब देते हुए पूछा, मुझे उसे एक जरूरी पैगाम देना है। इस वक्त वो कहाँ मिल सकेगा? मेजर हैरिस ने बड़े बेनियाज से अंदाज में पूछा। वो अपने मकान में होगा, 30 स्क्वायर रोड, काउंटरमैन ने जवाब दिया। थैंक यू। क्या उसके घर में टेलीफोन है? मेजर हैरिस ने पूछा। नहीं जनाब, आपको खुद वहां जाना पड़ेगा, काउंटरमैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह अच्छा, मेजर हैरिस ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता होटल से बाहर निकल आया। चंद लम्हों बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से स्क्वायर रोड की तरफ उड़ी चली जा रही थी। 30 स्क्वायर एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें छोटे छोटे फ्लैट बने हुए थे। मेजर हैरिस ने कार इमारत से जरा हटकर रोकी और कार से उतरकर 30 स्क्वायर की इमारत में दाखिल हो गया। मेन गेट के सामने ही लेटर बॉक्सों की कतार मौजूद थी जिन पर फ्लैटों में रहने वालों के नाम और पते लिखे हुए थे। हैरिस ने तेजी से लेटर बॉक्सों की इस तवील कतार पर नजरें दौड़ानी शुरू कर दी और फिर उसकी नजरें एक लेटर बॉक्स पर जम गईं। इस पर नाटू का नाम और पता दर्ज था। वो दूसरी मंजिल के 7 नंबर फ्लैट में रहता था। पते पर नजरें पड़ते ही हैरिस तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद हैरिस 7 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था। उसने दरवाजे के करीब लगे हुए कॉल बेल की बटन पर उंगली रख दी और उस वक्त तक उसे दबाए चला गया जब तक एक झटके से दरवाजा ना खुल गया। क्या मुसीबत है? कौन हो तुम? दरवाजे में खड़े नाटू ने तेज और गुस्सीली आवाज में कहा। मुसीबत आ गई मिस्टर नाटू, मेजर हैरिस ने कहा और फिर उसने जोर से नाटू को धक्का दिया और नाटू इसके ताकतवर धक्के से उछलकर अंदर कमरे के फर्श पर जा गिरा। हैरिस अंदर दाखिल हुआ और उसने लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम डाकू हो? नाटू गुस्से की शिद्दत से उछलकर खड़ा हो गया मगर दूसरे लम्हे उसकी आंखें खौफ से फटने लगीं क्योंकि हैरिस के हाथ में एक तेजदार खंजर नजर आ रहा था। इत्मीनान से बैठ जाओ नाटू और मेरी बात सुनो। अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो याद रखो, चीख तुम्हारे हलक से बाहर निकलने से पहले ही ये खंजर तुम्हारे दिल में घुस जाएगा। हैरिस ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? नाटू ने कुर्सी पर ढेर होते हुए खौफजदा लहजे में पूछा। वो खंजर से ज्यादा हैरिस की आंखों से उबलने वाली सर्द मेहरी और चेहरे के स्पाटपन से खौफजदा हो गया था क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसे लोगों के सामने इंसानी जान की हैसियत एक हकीर चींटी से भी कम होती है। मैं चंद मालूमात जानना चाहता हूं, हैरिस ने कदम आगे बढ़ाते हुए इंतहाई स्पाट लहजे में कहा। क्या? कैसी मालूमात? नाटू ने सहमे हुए लहजे में पूछा। 1 मिनट, अभी बताता हूं, हैरिस ने कहा और दूसरे ही लम्हे उसने जेब से हथकड़ियों का एक जोड़ा निकाला और फिर इससे पहले कि नाटू कुछ समझता, हैरिस ने इंतहाई फुर्ती से उसके दोनों बाजू पकड़कर एक झटके से मरोड़े और नाटू कुर्सी से उठकर किसी लट्टू की तरह घूमता चला गया। और फिर एक आवाज सुनाई दी और नाटू के दोनों बाजू उसकी पुश्त पर जकड़े गए थे। इसी लम्हे हैरिस ने धक्का देकर उसे वापस कुर्सी पर धकेल दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? नाटू ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। अभी बताता हूं, जल्दी क्या है? हैरिस ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर कुर्सी की पुश्त पर आकर उसने एक हाथ से नाटू का गला दबाया और दूसरे हाथ से पकड़े हुए खंजर की नोक उसने नाटू की गर्दन पर रखकर उसे आहिस्ता से दबाया। खंजर की नोक नाटू की गर्दन में घुसती चली गई। नाटू मछली की तरह तड़पा और उसके साथ ही उसके हलक से चीख निकली मगर हैरिस इंतहाई फुर्ती से उठा और नाटू के हलक पर जम गया।
और नाटू की चीख उसके मुंह में ही घुट कर रह गई। सुनो नाटू, आज सुबह वो 3 मुजरिम जो होटल गर्भ में आए थे कहाँ हैं? हैरिस ने इंतहाई सख्त लहजे में नाटू के कान में सरगोशी करते हुए कहा। मुझे नाटू ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे हैरिस के खंजर की नोक कुछ और ज्यादा गहराई तक उतरती चली गई और इस बार नाटू चीख ना सका। हैरिस ने पूरी कुव्वत से उसका मुंह दबा लिया था। इनकार मत करो, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूं, हैरिस ने फुनकारते हुए कहा और उसके साथ ही उसने नाटू के मुंह से हाथ हटा लिया। सही कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, नाटू ने कराहते हुए कहा। ठीक है, मैं ही खामखा वक्त जाया कर रहा हूं, हैरिस ने स्पार्ट लहजे में कहा और फिर दूसरे ही लम्हे उसने जेब से एक रुमाल निकालकर जबरन नाटू के हल्क में घुसेड़ा और दूसरा रुमाल उसके मुंह पर मजबूती से बांध दिया। फिर हैरिस ने नाटू को कुर्सी से उठाया और उसे करीब बिछे बिस्तर पर धक्का दे दिया। नाटू ने बिस्तर पर गिरते ही उछलकर खड़ा होने की कोशिश की, मगर हैरिस ने पूरी कुव्वत से उसकी कनपटी पर मुक्का जड़ दिया और नाटू दोबारा बिस्तर पर गिर गया। उसकी गर्दन ढलक गई और वो बेहोश हो चुका था। हैरिस ने उसके बेहोश होने पर इधर उधर देखा और फिर उसे अलमारी के नीचे पड़ी हुई रस्सी नजर आ गई। हैरिस ने रस्सी उठाई और फिर बेहोश नाटू के जिस्म को इस अंदाज में रस्सी से बांध दिया कि अब नाटू के लिए मामूली सी हरकत भी नामुमकिन हो गई थी। हैरिस बड़े इत्मीनान से कुर्सी घसीटकर इस पर बैठ गया और उसने खंजर वाला हाथ बढ़ाकर उसकी नोक पूरी कुव्वत से नाटू की गाल में घुसेड़ दी और दूसरे लम्हे नाटू होश में आ गया। उसकी आंखें फैलती चली गईं। अब मैं तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करने वाला हूं। फिलहाल मैं तुम्हारे पपोटे की खाल खींचूंगा, फिर आंख के डेले का ऑपरेशन शुरू होगा और फिर दूसरी आंख की बारी आएगी और तुम हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाओगे, हैरिस ने मुतमिन लहजे में कहा और फिर उसने दोनों उंगलियों से नाटू की दाईं आंख का पपोटा पकड़ा और खंजर की तेज नोक से पपोटे की खाल को बड़ी नफासत से छीलना शुरू कर दिया। नाटू का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ता चला गया, मगर वो हरकत करने से माजूर था। हैरिस की आंखें नाटू की दूसरी आंख पर जमी हुई थीं, जिसमें से मुसलसल पानी बह रहा था और फिर हैरिस ने हाथ रोक लिया क्योंकि इसे नाटू की आंखों में आमादगी की झलक नजर आ रही थी। हैरिस ने मुंह पर बंधा हुआ रुमाल खोला और फिर हलक से रुमाल का गोला भी निकाल लिया। आह, तुम जालिम हो, नाटू के हलक से बेख्तियार कराह निकल गई और हैरिस का खंजर वाला हाथ दोबारा आंख की तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं, मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, नाटू ने कराहते हुए कहा। जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, हैरिस ने सख्त लहजे में कहा। तीनों मुजरिमों को मैले कपड़ों के बोरों में बंद करके लॉन्ड्री वाले ट्रक में लाद कर चीफ कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में ले जाया गया और वहां से उन्हें साइमन कॉलोनी की कोठी नंबर 5 में पहुंचा दिया गया, नाटू ने जवाब दिया। मगर बोरों की तो तलाशी ली गई थी, हैरिस ने मशकूक लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम कि तलाशी के वक्त क्या हुआ, बहरहाल मुजरिम अब वहीं हैं, नाटू ने जवाब दिया। दाऊद ने इन्हें पनाह क्यों दी है, हैरिस ने पूछा। दाऊद उनके लीडर से पहले से वाकिफ था। उनका लीडर कोई प्रिंस ऑफ डांप है जो इन तीनों मुजरिमों के साथ नहीं आया था, सिर्फ उन्होंने उसके नाम का हवाला दिया था, नाटू ने जवाब दिया। ओके, मैं चेक कर लेता हूं, फिलहाल तुम्हारी जान बख्शी कर देता हूं, लेकिन सोच लो, अगर ये बात गलत निकली
तो तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा। तुम रेड आर्मी के हाथ से दुनिया के किसी कोने में महफूज नहीं रह सकोगे। हैरिस ने रस्सियां खोलते हुए कहा। रेड आर्मी? नाटो रेड आर्मी का नाम सुनकर और भी ज्यादा सहम गया। हाँ, रेड आर्मी, हैरिस ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया और फिर उसने रस्सियां खोलकर नाटो को पलट दिया और उसके हाथ से हथकड़ियां खोलकर जेब में डाल ली। इस बात का किसी को पता ना चले कि तुमसे मालूमात हासिल की गई हैं। ये बात तुम्हारी अपनी जात के लिए भी फायदामंद होगी। हैरिस ने तेज लहजे में कहा और तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से साइमन कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और इसका इरादा था कि पहले वो इस कोठी में घुसकर मुजरिमों के मुतालिक मालूमात हासिल करेगा और फिर बाद में रेड आर्मी और GP5 के आदमियों के जरिए कोठी पर रेड करके मुजरिमों को गिरफ्तार करेगा। थोड़ी देर बाद हैरिस की कार साइमन कॉलोनी के पहले चौराहे पर पहुंच गई। उसने कार एक तरफ रोकी और खुद उतरकर चौक पर एक कैफे में दाखिल हो गया। वो गहरा अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था। कैफे में बैठे बैठे उसने 2 घंटे गुजार दिए और अब रात का अंधेरा खासा गहरा हो चुका था, इसलिए हैरिस ने अब हरकत में आने का फैसला कर लिया। कैफे में अदायगी करके वो कैफे से बाहर निकला और फिर तेजी से कदम उठाता हुआ कोठियों की तरफ बढ़ता चला गया। कोठी नंबर 5 के सामने से वो बड़े इत्मीनान से गुजरता चला गया और फिर कोठी नंबर 6 के साथ मौजूद छोटी गली में से होता हुआ वो कोठी नंबर 5 की अकबी सिमत में आ गया। कोठी की अकबी दीवार खासी बुलंद थी। हैरिस ने बड़े इत्मीनान से इधर उधर देखा और फिर जेब से एक स्याह रंग का रुमाल निकालकर उसने मुंह पर बांधा। कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर इसमें मौजूद बेरंग सा महलूल उसने अपने कपड़ों पर अच्छी तरह छिड़क दिया। ये एक मखसूस और जदीद तरीन इजाद थी। इस महलूल की बू इंसानी नाक नहीं सूंघ सकती थी, मगर कुत्ते इस मखसूस बू को अच्छी तरह पहचानते थे और इस बू की मौजूदगी में कुत्ते इस आदमी से ना सिर्फ दूर भागते थे बल्कि वो इस पर भौंकते तक नहीं थे, क्योंकि कुत्ते इंसान की अजनबी बू पर लपकते थे और इस महलूल की बू से वो अजनबीपन दूर हो जाता था। हैरिस को यकीन था कि कोठी में पहरेदार कुत्ते जरूर होंगे, क्योंकि सुदाया हुआ कुत्ता 10 मुसल्ला पहरेदारों से ज्यादा कारकर्दगी का हामिल होता है। शीशी बंद करके उसने वापस जेब में डाली और फिर जेब से एक बारीक सी रस्सी का गुच्छा निकाला। उस रस्सी के सिरे पर एंकर लगा हुआ था। हैरिस ने आखिरी बार इधर उधर देखा और फिर उसने रस्सी का सिरा पकड़कर उसे दीवार के सिरे की तरफ उछाल दिया। पहली ही कोशिश में एंकर के तेज सिरों ने दीवार को मजबूती से पकड़ लिया था। हैरिस ने झटका देकर रस्सी की ताकत का अंदाजा लगाया और फिर रस्सी के जरिए वो बंदर जैसी तेजी से दीवार पर चढ़ता चला गया। पलक झपकने में वो दीवार के ऊपर पहुंच चुका था। ये कोठी की अकबी सिमत थी और इस तरफ एक बल्ब चल रहा था जिसकी रोशनी ने माहौल को कदरे रोशन कर दिया था। हैरिस ने फुर्ती से रस्सी को लपेटकर जेब में डाला और फिर अंदर छलांग लगा दी। एक हल्के से धमाके से वो जमीन पर गिरा और फिर फुर्ती से वो बाड़ के पीछे दबक गया। उसी लम्हे कोठी के सामने की सिमत से 2 कुत्तों की आवाजें सुनाई दी। कुत्तों के हसास कानों ने धमाके की आवाजें सुन ली थी। वो बिजली की सी तेजी से भागते हुए सीधे उसी जगह आए जहां बाड़ के पीछे हैरिस दबका हुआ था। कुत्ते बाड़ के करीब आए और उन्होंने हैरिस को भी देख लिया, मगर करीब आते ही वो तेजी से दुम हिलाने लगे और फिर जिस तेज रफ्तारी से वो आए थे उसी तेज रफ्तारी से वापस मुड़कर भाग गए।
हैरिस के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कुत्तों के जाते ही हैरिस बाड़ से बाहर निकला और फिर दबे कदमों तेजी से इमारत के अक्ब में पहुंच गया। यहाँ एक खिड़की तो मौजूद थी, मगर इस पर बाहर की तरफ लोहे की मजबूत सलाखें फिट थीं। हैरिस ने तेजी से जेब में हाथ डाला और फिर उसने जेब से एक चपटी सी ट्यूब निकाल ली। ट्यूब का ढक्कन खोलकर उसने ट्यूब को हल्के से दबाया। ट्यूब से सुर्ख रंग की पेस्ट बाहर निकली। उसने पेस्ट को सलाख के निचले हिस्से पर जमा दिया और फिर ट्यूब का ढक्कन बंद करके उसने ट्यूब दोबारा जेब में डाल ली। ट्यूब जेब में डालकर उसने उंगली से पेस्ट का एक हिस्सा उठाया और उसे सलाख के ऊपरी सिरे पर चारों तरफ मलने लगा। इसी तरह थोड़ी थोड़ी पेस्ट उसने 5 सलाखों के ऊपर और निचले हिस्सों पर मल दी और फिर इसने पहली सलाख को दरमियान से पकड़कर जोर से झटका दिया और दूसरे ही लम्हे सलाख ऊपर और नीचे से कटकर उसके हाथ में आ गई। उसने आहिस्ते से सलाख को नीचे घास पर रखा और दूसरी सलाख उखाड़ ली। इसी तरह उसने 5 सलाखों को उखाड़कर अपने नीचे घास पर रख दिया। फिर जेब से हीरे की नोक वाला कलम निकाला। खिड़की के ऊपर वाले हिस्से पर उसने टेप को मखसूस अंदाज में चिपकाया। फिर हीरे की कलम से शीशे का एक बड़ा चकोर हिस्सा काट दिया। उंगली के हल्के से झटके से शीशे का चकोर हिस्सा कटकर टेप पर लटकने लगा और हैरिस ने कटे हुए हिस्से में हाथ डालकर बड़े इत्मीनान से खिड़की की चटकनी अंदर से खोल दी। खिड़की खोलकर उसने चंद लम्हे आहट ली, मगर अंदर तारीकी के साथ साथ सकूत तारी था और फिर हैरिस खिड़की के जरिए अंदर कूद गया। ये एक छोटा सा कमरा था जो शायद ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। हैरिस ने पेंसिल टॉर्च निकाल ली और फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो ठिठक गया क्योंकि दूसरी तरफ से आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने दरवाजे के हैंडल को दबाया तो दरवाजा बेआवाज तरीके से खुलता चला गया। अब वो दूसरी तरफ से न सिर्फ झांक सकता था बल्कि इधर से आने वाली आवाजें भी बखूबी सुन सकता था। सख्तर, मेरा ख्याल है कि जब तक असल मिशन की तरफ पेशकदमी ना हो हमें यूं हाथ बांध कर नहीं बैठना चाहिए, एक लंबे नौजवान ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। तो और क्या करें? दूसरे ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक हमें तिल अबीब में कुछ तकरीबी कार्रवाइयां करनी चाहिए। कोई अहम इमारत उड़ा दी जाए, कोई बड़ी शख्सियत हलाक कर दी जाए, वगैरह वगैरह। पहले ने कहा। हाँ, ख्याल तो अच्छा है, मगर मसला इमरान के मानने का है। दूसरे ने, जिसका नाम सख्तर था, जवाब दिया। इमरान को भला क्या एतराज हो सकता है? मेरा ख्याल है कि सुबह इस नजरिए पर इमरान से बात कर ली जाए तो बेहतर है। पहले ने कहा। ठीक है, कर लेंगे, सख्तर ने जवाब देते हुए कहा। जूलिया अभी तक नहीं आई? हो सकता है कि आकर अपनी ख्वाबगाह में चली गई हो। मेरा ख्याल है कि हमें भी सोना चाहिए, काफी वक्त हो गया है, दूसरे ने कहा और फिर वो उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम चलो, मेरी ख्वाबगाह तो पास ही है, सख्तर ने इस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा जिसकी दूसरी तरफ हैरिस खड़ा था। अच्छा, खुदा हाफिज, सुबह इस आइडिया पर इमरान से जरूर बात करेंगे, दूसरे ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। हैरिस दबे कदमों पीछे हटा और फिर एक अलमारी के पीछे आकर छुप गया। उसके हाथ में एक लंबी नाल और अजीब साख्त का रिवॉल्वर मौजूद था। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा खुला और सख्तर अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर बत्ती जलाई और फिर मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया।
پھر وہ تیزی سے اس الماری کی طرح بڑھا جس کے پیچھے ہیرس چھپا ہوا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس میں سے نائٹ گاؤن نکالنے لگا۔ نائٹ گاؤن نکال کر وہ ملحقہ غسل خانے کا دروازہ کھول کر غسل خانے میں چلا گیا۔ جیسے ہی غسل خانے کا دروازہ بند ہوا، ہیرس بلی کی چال چلتے ہوئے تیزی سے دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی نال کو تالے کے سوراخ سے لگا کر اس کا ٹریگر دوبارہ دبا دیا۔ نال میں سے سفید رنگ کا گاڑھا دھواں نکل کر غسل خانے میں پھیلتا چلا گیا۔ ہیرس چند لمحوں تک انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ہینڈل دبا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے فرش پر صفدر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ نائٹ گاؤن ابھی تک اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ ہیرس نے چند لمحے بے ہوش کر دینے والی گیس کا باہر نکلنے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ پستول اس نے پہلے ہی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس نے صفدر کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ صفدر بے ہوش تھا اور ہیرس جانتا تھا کہ اب 3-4 گھنٹوں سے پہلے وہ ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ اس نے جھک کر صفدر کی دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور پھر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد لیا۔ غسل خانے سے لا کر اس نے صفدر کو بستر پر ڈالا اور جیب سے کتوں سے بچنے والے محلول کی شیشی نکال کر اس نے اسے صفدر کے لباس پر چھڑک دیا۔ شیشی خالی ہو چکی تھی۔ اس نے شیشی وہیں پھینکی اور پھر صفدر کو اٹھا کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آتے وقت وہ کھڑکی کے پردے برابر کر کے آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بتی جلاتے ہی صفدر کو کھڑکی کی غلط پوزیشن کا اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ ہیرس نے پردے ہٹائے اور پھر صفدر کے بے ہوش جسم کو دوسری طرف نکال کر نیچے زمین پر لٹا دیا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے بتی بجھا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بتی جلتی دیکھ کر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر وہ خود بھی کھڑکی سے باہر آ گیا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور ٹیپ کی مدد سے شیشے کو واپس اپنی جگہ پر چپکا دیا۔ البتہ سلاخیں دوبارہ نہ لگ سکتی تھیں، اس لیے اس نے انہیں نہ چھیڑا اور پھر صفدر کو اٹھائے وہ تیزی سے اگلی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے دیوار کے ساتھ صفدر کو لٹایا اور پھر جیب سے رسی نکالنے لگا۔ اسی لمحے دونوں کتے تیزی سے دوڑتے ہوئے دیوار کی طرف آئے، مگر ان دونوں کے قریب آ کر وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، البتہ 2 قدم پیچھے ضرور ہٹ گئے تھے۔ ہیرس نے بڑے اطمینان سے کمر ڈالی اور رسی کی مضبوطی کا اندازہ کر کے اس نے صفدر کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر رسی کے ذریعے تیزی سے دیوار پر چڑھتا چلا گیا۔ دیوار پر پہنچ کر اس نے بڑی پھرتی سے اینکر کو اندر کی طرف فٹ کیا اور پھر رسی دوسری طرف لٹکا دی اور صفدر سمیت پھرتی سے اگلی گلی میں پہنچ گیا۔ رسی کو ایک مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اس نے کھینچ لیا اور پھر اسے یوں ہی اکٹھا کر کے جیب میں ڈال لیا۔ دوسرے لمحے وہ صفدر کو اٹھائے تیزی سے اگلی گلی سے ہوتا ہوا سائیڈ گلی میں سے گزرتا چلا گیا۔ سڑک کے قریب پہنچ کر اس نے صفدر کو ایک بار پھر پیچھے لٹا دیا اور منہ پر بندھا ہوا رومال اتار کر اسے جیب میں ڈالتے ہوئے وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس آسانی سے مشن مکمل ہونے پر اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنی کار کے پاس پہنچ گیا اور پھر کار سٹارٹ کر کے اس نے کار کا رخ موڑا اور اسے اس جگہ لے آیا جہاں اس نے صفدر کو چھپایا تھا۔ باڑ کے پاس کار کو روک کر وہ نیچے اترا اور پھر اس نے صفدر کو اٹھا کر کار کی پچھلی نشست پر ڈالا اور انتہائی تیز رفتاری سے کار چلاتا ہوا ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا مسٹر ابو نافع، اب مجھے اجازت دو۔
मुझे यकीन है कि कल तक मेरा काम हो जाएगा। इमरान ने सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक अरब नौजवान से मुखातिब होकर कहा, जिसके चेहरे पर मौजूद छोटी छोटी दाढ़ी ने उसे बड़ा वजीह बना दिया था। बिल्कुल प्रिंस, आपका काम तो हमारे मिशन के ऐन मुताबिक है। आप कतई बेफिक्र रहें। मिस्टर शाकिर सराज से हमें तफसीली हदायत मिल चुकी हैं और हमारा पूरा ग्रुप आपसे हर मुमकिन ताउन करेगा। अबू नाफी ने मुसाफा करते हुए बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा। थैंक यू, इमरान ने जवाब दिया और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद इमरान सीढ़ियां उतरकर इमारत के सदर दरवाजे से बाहर आ गया। उसकी कार नजदीक ही पार्किंग में मौजूद थी। पार्किंग के चौकीदार को अदायगी करके उसने कार बाहर निकाली और फिर खासी तेज रफ्तारी से साइमन कॉलोनी की तरफ बढ़ता चला गया। जिस वक्त वो साइमन कॉलोनी के पहले चौराहे पर पहुंचा, उस वक्त रात का अंधेरा खासा गहरा हो चुका था। 5 नंबर कोठी के गेट पर पहुंचकर उसने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया और हॉर्न बजते ही कोठी का गेट खुलता चला गया। इमरान कार सीधी पोर्च में ले गया। पोर्च में कार रोककर वो नीचे उतरा और बरामदे में खड़े हुए एक बावर्दी मुलाजिम से मुखातिब होकर पूछा, मेरे साथी कहाँ हैं? जनाब, सब आराम करने के लिए अपनी अपनी ख्वाबगाहों में जा चुके हैं, मुलाजिम ने बड़े मौदवाना अंदाज में जवाब दिया। मिस जूली आ गई हैं? इमरान ने पूछा। हाँ जनाब, वो थोड़ी देर पहले ही पहुंची हैं और अब वो अपनी ख्वाबगाह में हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया। इस कोठी में पहरे का क्या इंतजाम है? इमरान ने ख्याल के तहत इधर उधर देखते हुए पूछा। जनाब, 2 पहरेदार कुत्ते मौजूद हैं जिनकी ड्यूटी कोठी के अकबी तरफ है और मैं सामने की तरफ पहरा देता हूं, मुलाजिम ने जवाब दिया। ठीक है, बस जरा चौकन्ने रहना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, कुत्तों और मेरी मौजूदगी में बगैर इजाजत मक्खी भी कोठी के अंदर नहीं आ सकती, मुलाजिम ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। कुत्तों की हद तक तो मामला ठीक है, मगर तुम्हें नींद भी आ सकती है, इसलिए होशियार रहना, इमरान ने हंसते हुए कहा और फिर कोठी के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद इमरान अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया। उसने कपड़े तब्दील किए और फिर बत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर तक वो मिशन के मुतालिक सोच विचार करता रहा। फिर न जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई और वो दुनिया माफिया से बेखबर होकर नींद की वादियों में पहुंच गया। फिर न जाने क्या हुआ कि इमरान की आंख एक झटके से खुल गई। चंद लम्हे तो वो लाशऊरी की कैफियत में रहा, मगर दूसरे लम्हे एक करख्त आवाज सुनकर वो पूरी तरह होश में आ गया। होश आ गया तुम्हें? और उसी लम्हे इमरान ने महसूस किया कि कमरे में तेज रोशनी हो रही है और ये वो कमरा नहीं जिसमें वो सो रहा था, ये तो एक काफी बड़ा हॉल था। इमरान ने एक झटके से उठना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गई, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उसे मजबूत रस्सियों से जकड़ दिया गया था और सिवाय सर हिलाने के वो जरा सी भी हरकत नहीं कर सकता था। और फिर इमरान ने गर्दन मोड़कर देखा तो उसे अपने तमाम साथी उसी तरह बंधे हुए नजर आए। वो सब एक कतार में पड़े बेंचों से बांधे गए थे। हॉल कमरे में चारों तरफ मुसल्लह सिपाही मौजूद थे और इमरान के बिस्तर के साथ ही 3 अफराद खड़े थे। उनमें से एक रेड आर्मी का सरबराह कर्नल हेमरिख था, दूसरा GB5 का चीफ कर्नल डेविड और तीसरा इस मिशन का हीरो मेजर हैरिस था, जिसकी आंखें मुसर्रत से कंदीलों की तरह जगमगा रही थीं।
कमाल है, बचपन में कहानियों में तो पढ़ा था कि शहजादा अपने महल में सोता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बदसूरत जादूगरों के चुंगल में होता है, मगर आज ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। इमरान ने बड़े मुतमिन लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज की साइंस सबसे बड़ा जादू है और इसे इस्तेमाल करने वाला जादूगर है मेजर हैरिस। हेमरिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, ऐसा जादू तो फिर मुझे भी सिखा दो, मगर पहले मैं वो कहानी सुनना चाहता हूं, इमरान ने कहा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था। कहानी क्या है? मेजर हैरिस ने होटल वर्ग के काउंटरमैन नाटू से तुम्हारा पता पूछा और वो कोठी में दाखिल होकर तुम्हारे एक साथी को बेहोश करके हेडक्वार्टर ले आया और यहां से रेड आर्मी और GP5 के मुसल्लह दस्तों ने कोठी का मुहासरा कर लिया। बेहोश कर देने वाली गैस के बमों की कोठी पर बारिश कर दी गई। इन बमों से कोई धमाका नहीं होता, इसलिए कोठी में मौजूद हर जानदार बगैर कोई एहतजाज किए बेहोश हो गया और तुम लोगों को बड़ी आसानी से यहां मुंतकिल कर दिया गया है। हेमरिक ने बड़े फखरिया लहजे में तफसील बताते हुए कहा। काश मैं इस पुरलुत्फ एडवेंचर पर तालियां बजा सकता। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए, इमरान ने खुशी से चहकते हुए कहा। तुम अगर किसी तरफ से इमदाद आने की इंतजार कर रहे हो तो ये बात जहन से निकाल दो। हमें मालूम हो गया है कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर हो और शाकिर सराद की शेख पर यहां तबाही फैलाने के लिए आए हो, मगर अब भयानक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, ड्राइवर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छे डायलॉग्स हैं। मेरा ख्याल है कि अगर तुम हॉलीवुड चले जाओ तो अच्छे एक्टर बन सकते हो। इमरान का जहन पटरी से उतर चुका था। शट अप, इन्हें गोली मार दो, इनकी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं बढ़ना चाहिए, ड्राइवर ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। गोली तो बहरहाल इन्हें मार ही देनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्हें जिंदा वजीर आजम के सामने पेश किया जाए ताकि वजीर आजम को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि ये तमाम शरारत शाकिर सराद की है, हेमरिक ने कहा। वजीर आजम को पैगाम दे दिया गया है, ड्राइवर ने वजीर आजम का नाम सुनकर लहजा नरम करते हुए कहा। हाँ, वो 3 घंटे बाद यहां पहुंचने वाले हैं। उनके वापस जाने के बाद इन्हें गोली मार दी जाएगी, हेमरिक ने जवाब दिया। अल्लाह करे तुम्हारे वजीर आजम की टांग टूट जाए और वो यहां ना पहुंच सके। इमरान ने औरतों की तरह कौसने देने शुरू कर दिए। उसी लम्हे मेजर हैरिस ने आगे बढ़कर इमरान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। खबरदार, जो वजीर आजम की तौहीन की, बोटी बोटी अलहदा कर दूंगा तुम्हारी, मेजर हैरिस ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा। वाह, किसी कसाई बाप के बेटे लग रहे हो। बहरहाल ये थप्पड़ उदार रहा, इमरान ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा इत्मीनान रखो, तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी हो जाएंगी, मगर वजीर आजम के जाने के बाद फिलहाल यहां से चलें, हेमरिक ने मेजर हैरिस का बाजू पकड़ते हुए कहा और मेजर हैरिस पीछे हट गया। क्या ये अच्छी तरह बांध दिए गए हैं? ड्राइवर ने पूछा। आप बेफिक्र रहें, ये हिल भी नहीं सकते, हेमरिक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो तीनों बड़े इत्मीनान से चलते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि हॉल में मौजूद मुसल्ला पहरेदार उसी तरह चौकन्ने अंदाज में वहीं खड़े रह गए।